किया। तो अभी देखो यहाँ पे आपने स्कोर कैलकुलेट कर लिया, बट आपने स्कोर किसका कैलकुलेट किया, ये यूनिक वर्ड्स का, सिंगल सिंगल वर्ड का आपने स्कोर कैलकुलेट किया। बट हमारे पास आप देख सकते हो कि की फ्रेजेस है, जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज और सपोर्टिंग सार, बट इसका तो स्कोर कैलकुलेट नहीं हुआ, तो इसका स्कोर कैसे कैलकुलेट करोगे आप। यहाँ पे देखो, स्कोर ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज मतलब स्कोर ऑफ साउथ प्लस स्कोर ऑफ एशियन प्लस स्कोर ऑफ कंट्रीज। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कीफ्रेज कीफ्रेज का स्कोर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसके अंदर के वर्ड्स के स्कोर का सम ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो साउथ एशियन कंट्रीज, तो साउथ का स्कोर है 0, एशियन और कंट्रीज का है 1-1। तो साउथ एशियन कंट्रीज का क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अभी अगर मुझे सपोर्टिंग सार का चाहिए तो स्कोर ऑफ सपोर्टिंग प्लस स्कोर ऑफ सार। सो स्कोर ऑफ सपोर्टिंग क्या आया है, 0 आया है, प्लस सार का आया है 1। सो 0 + 1 सपोर्टिंग सार की फ्रेज का स्कोर बन जाएगा 1। तो यहाँ पे रेक क्या कहता है, रेक कहता है कि जितना की फ्रेज का स्कोर ज्यादा उतना की फ्रेज इंपॉर्टेंट। तो इसका 1 आया, इसका 2 आया, तो अभी साउथ एशियन कंट्रीज इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि ये, ठीक है। सो ये का लॉन्ग फॉर्म है येट अनदर कीफ्रेज एक्सट्रैक्टर। तो हमने वही टेक्स्ट ली। अभी इसको जैसे ही रॉ टेक्स्ट मिला वो क्या करता है, कैंडिडेट जनरेशन करता है। कैंडिडेट जनरेशन करने के लिए वो डेटा को स्प्लिट करता है। तो वो डेटा को स्प्लिट कहाँ से करेगा, वो जाके टेक्स्ट में ऐसे वर्ड ढूंढेगा जिसके आजू बाजू में लाइक पहले, जिसके पहले भी जिसके बाद में भी स्टॉप वर्ड्स है। ऐसे वर्ड ढूंढेगा जिसके पहले पंक्चुएशन है बाद में स्टॉप वर्ड है। देखो ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा कि पहले स्टॉप वर्ड बाद में पंक्चुएशन, नो, यहाँ पे यही सीक्वेंस फॉलो होगा। एक तो वो ऐसे वर्ड ढूंढेगा जिसके लाइक लेफ्ट राइट में स्टॉप वर्ड्स है, और वही स्टॉप वर्ड्स अलोंग विद दैट वर्ड सबको रिमूव कर देगा और वहां से डेटा को स्प्लिट करेगा। उसके बाद में वो देखेगा कि ऐसे कोई वर्ड है जिसके पहले पंक्चुएशन मार्क है देन बाद में स्टॉप वर्ड है, तो वो ऑल टुगेदर ये पंक्चुएशन मार्क स्टॉप वर्ड और वो वर्ड को रिमूव कर देगा और वहां से डेटा को स्प्लिट करेगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पहली कंडीशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसके पहले भी स्टॉप वर्ड है बाद में भी स्टॉप वर्ड है, तो हम ये वर्ड को हटा देंगे, ये तीनों को हटा देंगे और यहाँ से डेटा को स्प्लिट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले इंडिया के पहले क्या है, पंक्चुएशन है और बाद में स्टॉप वर्ड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वर्ड भी सॉरी वहां पे क्या हो जाएगा, एक वर्ड भी मतलब हट जाएगा कभी भी, और यहाँ से वो डेटा भी स्प्लिट हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी आपको कैंडिडेट कौन कौन से मिलेंगे, सार्क मिलेगा, देन साउथ एशियन कंट्रीज मिलेगा, देन सपोर्टिंग सार्क मिलेगा। अभी ये सब हट गया है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्या मिली, सार्क, देन साउथ एशियन कंट्रीज, देन सपोर्टिंग सार्क। अभी देखो आपका ये क्या करता है, आपका ये क्या करता है, वो हर एक वर्ड के लिए 5 स्कोर्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो अब हम एक एक स्कोर को अच्छे से समझते हैं। तो ABCD मैंने उसको नाम दिया, तो ए स्कोर का नाम है केसिंग स्कोर। सो केसिंग ऑफ W का फॉर्मूला है मैक्स ऑफ काउंट ऑफ W इज कैपिटल, कॉमा काउंट ऑफ W इज एक्रोनिम अपॉन 1 + log ऑफ काउंट ऑफ W। तो अभी देखो यहाँ पे एक्रोनिम मतलब क्या है, जैसे कि हमारे टेक्स्ट में सार्क है। एक्रोनिम मतलब ऐसे वर्ड जिसकी खुद के फुल फॉर्म थे, जैसे जैसे NGO है, ऐसे बहुत सारे जो वर्ड जिनके खुद के फुल फॉर्म है वो है एक्रोनिम। अभी यहाँ पे जो कैपिटल कहा गया है, उन्होंने टाइटल केस को कैपिटल कहा गया है, तो टाइटल केस यहाँ पे कंसिडर होगा। तो अब देखो इसका फॉर्मूला हम समझते हैं। हम क्या करते हैं, हम कुछ अजम्पशन करते हैं ये फॉर्मूला को समझने के लिए, कि सार्क एज एन एक्रोनिम आपकी टेक्स्ट में 4 टाइम्स आया है, सार्क एज अ कैपिटल दैट इज टाइटल केस आपकी टेक्स्ट में 3 टाइम्स आया है, और सार्क एज अ लोअर केस आपके टेक्स्ट में 2 टाइम्स आया है। तो ये हमने अज्यूम किया। तो देखो अभी हमें फॉर्मूला समझना है। तो सपोज मुझे केसिंग ऑफ सार्क कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा यहाँ पे
कि केसिंग ऑफ सार, तो मैक्स ऑफ काउंट ऑफ डब्ल्यू इज कैपिटल, मतलब वो वर्ड कैपिटल में, दैट इज टाइटल केस में यहाँ पे कितनी बार आया है, तो हम आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो 3 टाइम्स आया है। उसके बाद में क्या है, कॉमा, काउंट ऑफ डब्ल्यू इज एक्रोनिम, मतलब सार्क एज एन एक्रोनिम कितनी बार आया है, तो 4 टाइम्स आया है, तो मैक्स ऑफ 3, 4। उसके बाद में अपॉन क्या होगा, 1 प्लस लॉग ऑफ काउंट ऑफ डब्ल्यू। काउंट ऑफ डब्ल्यू मतलब क्या, सार्क कितने, कोई भी केस में कितनी बार आया है, सो 4 + 3 + 2 9। तो इस तरीके से हमने हमारे फॉर्मूला में डाल दिया, लाइक मैक्स ऑफ सार्क एज अ कैपिटल आया है 3 टाइम्स, सार्क एज अ एक्रोनिम आया है 4 टाइम्स, अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ काउंट ऑफ डब्ल्यू, मतलब कितनी बार वो आया है, 4 + 3 + 2 9। और इसका क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ 3, 4 की वैल्यू आ जाएगी 4, अपॉन वो डिनोमिनेटर वैसा ही, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस केसिंग ऑफ सार। उसके बाद में बी स्कोर, बी ओके, सो यहाँ पे बी स्कोर का नाम है वर्ड पोजीशन स्कोर। इसका फॉर्मूला है log ऑफ 3 प्लस मीडियन ऑफ सेन ऑफ डब्ल्यू। तो सेन ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ पोजीशंस ऑफ वर्ड, मतलब सपोज आपको एक डॉक्यूमेंट मिला और सार की ये पोजीशंस पे आए, तो ये पोजीशंस की लिस्ट, अभी ये इंडेक्स पोजीशन नहीं है, ये नॉर्मल पोजीशन, जैसे कि ये एक टेक्स्ट पकड़ लो, इसमें वर्ड है, सो वर्ड का पोजीशन क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये ऐसी वाली पोजीशन, ये इंडेक्स पोजीशंस नहीं है, तो सेन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, सपोज सार्क पहले पोजीशन पे आया, 10th पे आया, 19th पे आया, 25th पे आया, 36th पे आया, तो ये पोजीशंस की जो लिस्ट है दैट विल बी द सेन ऑफ डब्ल्यू। तो देखो वर्ड पोजीशन ऑफ साग क्या होगा, log ऑफ 3 प्लस मीडियन ऑफ दिस पोजीशन लिस्ट, और इसका मीडियन बन जाएगा 19, और इसका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द वर्ड पोजीशन स्कोर ऑफ साग। तो ये सिंपल देखा, ये फॉर्मूला सिंपल है, ये फॉर्मूला में अगर आपको सेन ऑफ डब्ल्यू समझ गया तो पूरा फॉर्मूला सिंपल है। उसके बाद में सी स्कोर, तो सी स्कोर का नाम क्या है, वर्ड फ्रीक्वेंसी स्कोर। इसका फॉर्मूला क्या है, काउंट ऑफ वर्ड अपॉन मीन काउंट प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ काउंट। अभी देखो सपोज मुझे वर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सार कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, मैं देखूंगी कि वो न्यूमरेटर के लिए मैं क्या देखूंगी, काउंट ऑफ सार, मतलब वो डॉक्यूमेंट में वो सार कितनी बार आया है, अपॉन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में काउंट कुछ डिफरेंट है। आप देखो यहाँ पे आपके पास सपोज एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें 100 वर्ड्स, W1 W2 ऐसे 100 वर्ड्स, देन उसके बाद में वो देखो हर एक वर्ड का कुछ तो काउंट होगा ना वो डॉक्यूमेंट में, तो ये काउंट मतलब क्या है कि W1 का जो काउंट है, मतलब W1 कितनी बार आया है, तो C1 में वो होगा, W2 का काउंट है C2, W100 का काउंट है C100। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काउंट्स कैलकुलेट होंगे, और ये काउंट की लिस्ट, अभी डिनोमिनेटर में होंगी ये काउंट की लिस्ट, तो मीन इस ये लिस्ट का निकालोगे आप, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे ये लिस्ट का, और काउंट ऑफ सार क्या है, सार कितनी बार आया आपके, कितनी बार आया है आपके डॉक्यूमेंट में। उसके बाद में डी स्कोर का नाम क्या है, वर्ड रिलेटेडनेस। सो वर्ड रिलेटेडनेस का फॉर्मूला है 1 + WR + WL इंटू काउंट ऑफ डब्ल्यू अपॉन मैक्स काउंट प्लस PL प्लस PR। तो यहाँ पे WR क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स ऑन राइट, उसके राइट में यूनिक वर्ड्स कितने, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन राइट, उसके राइट में टोटल कितने वर्ड्स है,
ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट का भी वैसा ही कि यूनिक वर्ड्स कितने हैं लेफ्ट में अपॉन टोटल वर्ड्स कितने हैं लेफ्ट में। देन उसके बाद में पीएल क्या है कि लेफ्ट में टोटल वर्ड्स कितने हैं अपॉन मैक्स काउंट। मैक्स काउंट मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं आपके डॉक्यूमेंट में। उसके बाद में पीआर, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन राइट अपॉन मैक्स काउंट। तो अभी हम हाँ, और मैंने मैक्स काउंट क्या कहा था कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, सो दिस यू नो। अभी देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट की मदद से समझेंगे कि वर्ड रिलेटेडनेस का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो यहाँ पे ये एक टेक्स्ट मिला आपको, अभी वो सब भूल जाओ कि वो कैंडिडेट जनरेशन और ये सब, अभी के लिए हमें बस फॉर्मूला पे फोकस करना है। तो अभी देखो यहाँ पे वी आर लर्निंग एनएलपी एंड एनएलपी इज कंसिस्ट ऑफ। अभी मुझे निकालना है, देखो अभी ऐसा मत कंफ्यूज होना कि हम कंसिस्ट का ही क्यों निकाल रहे हैं, मैं जस्ट अज्यूम कर रही हूँ कि हम कंसिस्ट का भी निकालेंगे बिकॉज हमें ये फॉर्मूला समझना है, तो हम कंसिस्ट के लिए ये फॉर्मूला समझेंगे। तो क्या है, वी आर लर्निंग एनएलपी एंड एनएलपी इज कंसिस्ट ऑफ बोथ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब हमें कंसिस्ट वर्ड का वर्ड रिलेटेडनेस निकालेंगे। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें निकालना होगा डब्ल्यू आर। डब्ल्यू आर का फॉर्मूला क्या था कि राइट में कितने यूनिक वर्ड्स है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 6 है। अपॉन क्या है डब्ल्यू आर का फॉर्मूला कि राइट में टोटल कितने वर्ड्स है, तो कितने वर्ड्स है टोटल राइट में 1 2 3 4 5 6 7। सो इसका डब्ल्यू आर बन जाएगा 6/7। आप देख सकते हो यहाँ पे 6/7। उसके बाद में डब्ल्यू एल, सो डब्ल्यू एल का फॉर्मूला क्या है कि लेफ्ट में यूनिक वर्ड्स कितने हैं, सो लेफ्ट में यूनिक वर्ड्स अभी 6 है अपॉन टोटल वर्ड्स कितने लेफ्ट में, सो टोटल वर्ड्स में टोटल वर्ड्स लेफ्ट में है 7, सो 6/7। उसके बाद में पी एल, सो पी एल का फॉर्मूला क्या है कि टोटल वर्ड्स ऑन लेफ्ट अपॉन मैक्स काउंट। सो टोटल वर्ड्स ऑन लेफ्ट हमने देखा कि क्या है 7 है, अपॉन क्या होगा मैक्स काउंट। मैक्स काउंट मतलब टोटल कितने वर्ड्स है ये टेक्स्ट में, सो 1 2 3 4 ऐसे ये 15 वर्ड्स है। तो यहाँ पे पीएल क्या बन जाएगा 7/15। ठीक है। उसके बाद में पीआर, पीआर की पीआर का कैसे है कि ये कंसिस्ट वर्ड के राइट में टोटल वर्ड्स कितने हैं, तो वो 7 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, मतलब मैक्स काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं आपके टेक्स्ट में, तो वो है 15। सो पीएल और पीआर हमारा बन गया 7/15। अभी देखो यहाँ पे सेम सेम आ रहा है बट रियल में सेम नहीं आएगा। ठीक है। अभी अब हम क्या करते हैं, अभी भी हमें ये फॉर्मूला में पुट करना है ना उसको। सो हमारा फॉर्मूला क्या है 1 + WR + WL। सो क्या हो जाएगा 1 + 6/7 + 6/7 इंटू काउंट ऑफ डब्ल्यू। वो वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया, तो हमने कंसिस्ट का निकाला था ना, तो कंसिस्ट हमारे डॉक्यूमेंट में बस एक बार आया है। सो काउंट ऑफ डब्ल्यू क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा अपॉन मैक्स काउंट। मैक्स काउंट अभी कितना है 15 आपको पता है। मैक्स काउंट मतलब क्या है कि टोटल वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट प्लस पीएल, पीएल 7/15 निकला था, पीआर 7/15 निकला था। तो इस तरीके से ये सब की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी वर्ड रिलेटेडनेस ऑफ कंसिस्ट। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ई स्कोर, सो ई स्कोर का नाम है वर्ड डिफरेंस स्कोर। वर्ड डिफरेंस स्कोर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट टर्म। मतलब वो जो टर्म है जिसके लिए आप वर्ड डिफरेंस स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो वो कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस में आई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस। आपके पास टोटल कितने सेंटेंसेस है, तो जैसे देखो कि सपोज आप वर्ड डिफरेंस स्कोर ऑफ सार्क कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे सॉरी वर्ड डिफरेंस स्कोर ऑफ अगर आप सार्क निकाल रहे हो, तो यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि सपोज सार्क ना 10 सेंटेंसेस में आया है, तो हमारा न्यूमरेटर क्या कहता है कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दैट टर्म, तो 10 सेंटेंसेस में आया है, तो इसके लिए 10 अपॉन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस। आपके पास टोटल सेंटेंसेस कितने हैं, तो सपोज मैंने अज्यूम किया 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ड डिफरेंस स्कोर ऑफ सार्क इक्वल्स टू 10/100। दैट्स इट। और अभी उसके बाद में क्या होता है, देखो जब हमने रेक पढ़ा था तो रेक में हम क्या कर रहे थे, ये फाइनल स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसमें ना एक ही फॉर्मूला था दिस वन, ये वाला स्कोर। तो ऐसा वाला स्कोर ये में क्या होगा, ये देखो आपने तो मल्टीपल स्कोर्स निकाल लिए नो डाउट, बट आपको फाइनल स्कोर ऑफ एवरी वर्ड निकालना होगा। सो फाइनल स्कोर का फॉर्मूला क्या है डी
इंटू बी अपॉन ए प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय डी। तो ये है फाइनल स्कोर, और इसमें ए क्या है, केसिंग स्कोर, बी पोजीशन स्कोर, सी फ्रीक्वेंसी स्कोर, वर्ड रिलेटेडनेस है डी, और ई है वर्ड डिफरेंस स्कोर। तो ये हमें फाइनल स्कोर निकालना होगा हर एक वर्ड के लिए, जैसे फाइनल स्कोर हमने हमारे रेक के लिए निकाला था। तो उसके बाद में देखो, उसके बाद में की फ्रेज स्कोर। तो अब मैंने जैसे अपने हमने जब रेक देखा था, तो हमने सिंगल सिंगल वर्ड्स के पहले स्कोर निकाले थे, फिर हमने की फ्रेज के स्कोर निकाले थे। ठीक है, तो वैसे ही हम की फ्रेज का स्कोर का यहाँ पे फॉर्मूला है की फ्रेज स्कोर। तो यहाँ पे सपोज आप अज्यूम करो कि ये की फ्रेज में दो वर्ड्स है, जैसे कि सपोर्टिंग सार्क हमारा की फ्रेज है जिसका हम अभी की फ्रेज स्कोर निकाल रहे हैं। तो आप अज्यूम करो कि सपोर्टिंग को ए का और सार्क को बी का। तो यहाँ पे की फ्रेज स्कोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्कोर ऑफ ए इंटू स्कोर ऑफ बी। तो यहाँ पे पता है स्कोर कौन सा वाला, ये फाइनल वाला स्कोर, सो फाइनल स्कोर। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ किसका होगा, स्कोर ऑफ वो दो वर्ड्स है उनका प्रोडक्ट होगा उनके स्कोर का, अपॉन सम प्लस सॉरी अपॉन 1 प्लस सम ऑफ स्कोर ऑफ ए प्लस बी। तो ये दोनों के वर्ड्स के जो ये फाइनल स्कोर बनेंगे उनका सम, और उसके बाद में इनटू काउंट ऑफ की फ्रेज। सो काउंट ऑफ की फ्रेज मतलब सिंपल, आप ये टेक्स्ट में ढूंढ रहे हो कि ये एसएस मतलब मैंने सपोर्टिंग सार्क लिखा, तो आप ढूंढ रहे हो कि मतलब यहाँ पे कितनी बार आपका सपोर्टिंग सार्क आया है आपकी टेक्स्ट में। सो 1 देन 2 एंड देन 3। तो काउंट ऑफ की फ्रेज बन जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला देखा। अभी मुझे बताओ कि की फ्रेज के स्कोर में मतलब हम ऐसा की फ्रेज का की फ्रेज मतलब स्कोर कैलकुलेट करे थे जो की फ्रेज में दो वर्ड्स है। तो अभी मुझे बताओ ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है क्या, कि अगर दो से ज्यादा वर्ड्स है हमारे की फ्रेज को मतलब की फ्रेज में, तो उसका की फ्रेज स्कोर अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या यहाँ पे वो की फ्रेज में अगर ए बी सी डी सपोज वर्ड्स है, तो ये की फ्रेज स्कोर का फॉर्मूला उसके लिए वर्क हुआ क्या? एम आई ऑडिबल? गाइस यू नीड टू बी एक्टिव आल्सो, जस्ट ऐसे नहीं कि मतलब मैं बात करते जा रही हूँ आप कुछ मतलब आंसर नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं आपको पूछ रही हूँ कि ये जो की फ्रेज स्कोर का फॉर्मूला है हमने देखा था दो वर्ड्स के लिए, बट सपोज ऐसा कोई की फ्रेज आया जिसमें दो तीन वर्ड्स और दो से ज्यादा वर्ड्स है, तो ये फॉर्मूला उसके लिए अप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा मैम। ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा बिकॉज देखो सपोज ए बी सी डी मेरे की फ्रेज स्कोर में वर्ड्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्कोर ऑफ एबीसीडी अपॉन 1 प्लस सम ऑफ स्कोर ऑफ एबीसीडी इंटू काउंट ऑफ की फ्रेज, वो फ्रेज कितनी बार आया है आपके टेक्स्ट में। तो ये आपको समझना होगा। अभी देखो यहाँ पे ये क्या कहता है कि की फ्रेज का स्कोर जितना कम उतना की फ्रेज इंपॉर्टेंट, और रे क्या कहता था कि जितना की फ्रेज का स्कोर ज्यादा उतना की फ्रेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं कि सपोज आपको अनलेबल्ड डेटा मिला एनएलपी में, तो आप क्या करते हो, तो अनलेबल्ड डेटा मतलब कि आपको बस टेक्स्ट का कॉलम मिल रहा है, रॉ टेक्स्ट का कॉलम मिल रहा है, बट आपको लेबल या टारगेट का कॉलम नहीं मिल रहा। ओके, तो लेट्स सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला है कि ऑप्शन की क्लस्टरिंग करोगे आप। सो क्लस्टरिंग में भी आपको क्या करना होगा, देखो अगर आप क्लस्टरिंग अल्गोरिदम भी यूज कर रहे हो तो वो एक अल्गोरिदम है, उसको आपको डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में देना होगा। तो अभी न्यूमेरिकल फॉर्मेट आप तीन चीजों से क्रिएट करोगे, विच इज काउंट वेक्टराइजर, टीएफ आइडिया फॉरवर्ड टू ए। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आपने देखा कि मतलब देखो अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है, हाँ यस। मैम अभी अपने को मतलब वो समझेगा कैसे कि टारगेट वर्ड कौन सा है। अभी अगर अपने को टेक्स्ट समराइजेशन मिला
तो फिर उसमें ये कैसे समझना चाहिए कि टारगेट है या नहीं है उसमें, टारगेट वर्ड वेरिएबल वॉट एवर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट समराइजेशन में टारगेट वर्ड का कुछ काम नहीं होगा। मतलब आपको बस एक बहुत बड़ा टेक्स्ट मिलेगा। टारगेट वर्ड नहीं बात कर रहे हम, टारगेट कॉलम की बात कर रहे हैं। जो आपका वाई कॉलम होता है ना, टारगेट कॉलम। तो टेक्स्ट समराइजेशन में टारगेट का कोई रोल नहीं होगा, बिकॉज वहां पे बस क्या होगा, आपको एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट मिल रहा है और आप उसको बस समराइज कर रहे हो। इज दिस क्लियर? सो वहां पे टारगेट का रोल नहीं होगा। और कैसे समझेगा मीन्स, देखो जब आपने वो सेंटिमेंट एनालिसिस और ये देखा होगा तो उसमें एक आपको टेक्स्ट का कॉलम मिला होगा जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट होंगे और आपको लेवल का कॉलम मिला होगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करो यहाँ पे कि सपोज आप कोई तो ऐप का सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो सपोज, तो आपके पास ऐप के रिव्यूज आ जाएंगे। बट आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी थोड़ी सी अज्यूम हो रही है क्या कि वो ऐप के रिव्यूज के सामने ऐसा लेबल आ जाएगा कि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऐसा नहीं आएगा। तो इस मेरा मतलब ये है कि आपको बस टेक्स्ट का कॉलम मिल रहा है और उसका रिस्पेक्टिव लेवल का कॉलम नहीं मिल रहा है कि जैसे कि मतलब वो एग्जैक्टली कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है या व्हाट इज दिस। बिकॉज द रियल केस ऐसी होगी कि आपको बस टेक्स्ट मिलेगा और बहुत कम बार आपको टारगेट कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं टारगेट वर्ड की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं टारगेट कॉलम की बात कर रही हूँ। सो इज दिस क्लियर? सो अगर ओके। आपको टारगेट कॉलम नहीं मिला तो आपको ये ऑप्शंस यूज करने होंगे। सो एंड यही सिनेरियो आप बहुत बार फेस करते हो, दैट्स व्हाई वी कवर दिस सिनेरियो। तो अभी देखो, सपोज आपको अनलेबल्ड डेटा मिला, ठीक है, जिस जहाँ पे आपके पास टारगेट का कॉलम नहीं है, बस टेक्स्ट का कॉलम है, बस टेक्स्ट आते जा रही है, उसके बाद उसका टारगेट का कॉलम नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आप क्लस्टरिंग यूज करोगे। सो क्लस्टरिंग में आपको पता है कि आपके जो क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम है के मींस, वो आपका डेटा का क्लस्टर फॉर्म करके देता है। बट अभी वो भी तो एल्गोरिदम है, उसको भी तो आप टेक्स्ट नहीं सेंड कर सकते, उसको आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट सेंड करना होगा। तो आप क्या करोगे, पहले काउंट वेक्टराइजर यूज करोगे, उसका न्यूमेरिकल फॉर्मेट बनाओगे उस, और फिर वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट पे के मींस बिल्ड करोगे और फिर आपको कुछ क्लस्टर्स मिल जाएंगे। देन आपके पास डेटा आएगा, टीएफ आईडीएफ को यूज करके आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट बनाओगे। देन न्यूमेरिकल फॉर्मेट बनाने के बाद उस पर आप के मींस बिल्ड करोगे, फिर आपको कुछ क्लस्टर्स मिलेंगे, कुछ एज इन कि उसके क्लस्टर, ये कॉम्बिनेशन के क्लस्टर मिलेंगे। उसके बाद में फिर से आपने वर्ड टू वेक के साथ वही प्रोसीजर की और आपको वर्ड टू वेक के कॉम्बिनेशन के साथ के मींस का जो कॉम्बिनेशन है उसके क्लस्टर्स मिले। तो देखो यहाँ पे सपोज आपने मल्टीपल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम भी यूज किए, जैसे हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो गया, डीबी स्कैन हो गया, सॉम हो गया। सपोज ये आपको अभी पता नहीं होगा बट यू कैन एक्सप्लोर ऑलवेज। तो अगर आपने कोई भी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज किया तो उसके भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अभी आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन से कॉम्बिनेशन ने अच्छा काम किया, ठीक है। तो वो इवैल्यूएट करने के लिए देखो, अभी आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है, शिलर स्कोर। तो शिलर स्कोर किसके लिए यूज होता है, टू इवैल्यूएट क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग को इवैल्यूएट करना मतलब क्या कि आपने आपके जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ने जो क्लस्टर्स बनाए, क्या वो क्लस्टर्स अच्छे बने। अभी क्लस्टर्स अच्छे बने क्या, ये इसका मीनिंग क्या है कि जो डेटा पॉइंट्स है क्या उनका सेग्रीगेशन सही तरीके से हुआ है, क्या क्या वो अलग अलग क्लस्टर में गए हैं तो वो सही क्लस्टर में गए हैं। तो ये चीजें आप इवैल्यूएट करते हो। तो शिलर स्कोर इज द ऑप्शन फॉर दैट। तो देखो यहाँ पे शिलर स्कोर को समझने से पहले हमें शिलर्ट कोएफिशिएंट को समझना होगा। सो शिलर्ट कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है बी माइनस ए अपॉन मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। तो ये जो शिलर्ट कोएफिशिएंट होता है ना, तो आपके पास जितने एल्गोरिदम होते हैं, सॉरी, ये जो शिलर्ट कोएफिशिएंट होता है ना, तो आपके पास जितने डेटा पॉइंट होते हैं, हर एक डेटा पॉइंट के लिए शिलर्ट कोएफिशिएंट कैलकुलेट होगा, ठीक है। मतलब हर एक डेटा पॉइंट का अपना खुद का शिलर्ट कोएफिशिएंट होगा। और अभी आपको समझ सकता है कि हर एक डेटा पॉइंट का अगर शिलर्ट कोएफिशिएंट होगा तो हर एक डेटा पॉइंट का बी और ए भी होगा। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज ए व्हाट इज बी। तो देखो यहाँ पे
सपोज आपने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज किया और आपको 3 क्लस्टर्स मिले, ठीक है, तो अभी मुझे समझना है कि व्हाट इज इट, तो मैं ये तीनों क्लस्टर्स में से एक को उठाती हूँ और एक डेटा पॉइंट पर करके बताती हूँ। तो सपोज ये कैपिटल ए डेटा पॉइंट है जिसके लिए मुझे स्मॉल ए निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो कैपिटल ए डेटा पॉइंट है वो जो क्लस्टर में प्रेजेंट है उसका डिस्टेंस वो उसके क्लस्टर के सारे डेटा पॉइंट के साथ निकालना होगा। एंड देन हमारा स्मॉल ए क्या होगा, एवरेज ऑफ दिस डिस्टेंसेस। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे सिंगल डेटा पॉइंट का आपको एग्जांपल बताया। ये जो स्मॉल ए है वो आपके सारे के सारे क्लस्टर के सारे डेटा पॉइंट के लिए कैलकुलेट होगा, बिकॉज मैं आई मेड यू दिस वेरी क्लियर कि शिलॉर्ड कोएफिशिएंट अगर सब डेटा पॉइंट के लिए कैलकुलेट होता है तो शिलॉर्ड कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हर एक डेटा पॉइंट का ए और बी हमें लगेगा। तो अभी देखो यहाँ पे हमने ए देखा और अब मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज ये डेटा पॉइंट है, ये वाला डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट का मुझे निकालना है स्मॉल ए। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये डेटा पॉइंट जो क्लस्टर में लाया करता है उसके वो क्लस्टर में बाकी के जो डेटा पॉइंट्स है ये इसका उस वो सारे डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट होगा और स्मॉल ए क्या होगा ये डेटा पॉइंट के लिए, वो डिस्टेंस इसका एवरेज होगा, दैट्स इट। तो ये सेम चीज सारे डेटा पॉइंट्स के लिए फॉलो होती है सारे क्लस्टर्स की, ठीक। देखो कैसे कैलकुलेट होता है, वही कैपिटल ए डेटा पॉइंट ले रही हूँ, तो बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स होता है। तो देखो यहाँ पे मैं ये डेटा पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ, ये डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस इसके साथ निकालूंगी, पर वो कैसे निकालूंगी, तो देखो ये दूसरे जो क्लस्टर्स है उनके खुद के डेटा पॉइंट्स भी होंगे। तो सपोज ये डेटा पॉइंट में है दो क्लस्टर, सॉरी ये डेटा पॉइंट में दो डेटा, सॉरी ये क्लस्टर में है दो डेटा पॉइंट्स और ये क्लस्टर में है 3 डेटा पॉइंट। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है स्मॉल बी, उसके पहले मुझे बी1 और बी2 कैलकुलेट करना होगा। तो देखो यहाँ पे, देखो ये ए का डिस्टेंस में ये क्लस्टर के डेटा पॉइंट के साथ कैलकुलेट करूंगी फॉर बी1 और ए का डिस्टेंस में ये क्लस्टर के डेटा पॉइंट के साथ कैलकुलेट करूंगी फॉर बी2। तो देखो, तो बी1 क्या बन जाएगा, ये दोनों का एवरेज बन जाएगा, बी2 क्या बन जाएगा, ये दोनों का एवरेज बन जाएगा, और हमें क्या चाहिए, फाइनल बी चाहिए। सो बी क्या होगा, ये बी1 बी2 के बीच में का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी बी, ठीक है। अभी देखो हमने देखा शिलॉर्ड कोएफिशिएंट, अब हम देखेंगे शिलॉर्ड स्कोर। शिलॉर्ड स्कोर मतलब क्या, एवरेज ऑफ ऑल दी शिलॉर्ड कोएफिशिएंट, जितने शिलॉर्ड कोएफिशिएंट निकलेंगे, कितने निकलेंगे, डेटा पॉइंट जितने होंगे उतने शिलॉर्ड कोएफिशिएंट निकलेंगे, तो वो शिलॉर्ड कोएफिशिएंट का जो एवरेज होगा वो होगा आपका शिलॉर्ड स्कोर, वो होगा आपका शिलॉर्ड स्कोर। सो शिलॉर्ड स्कोर का रेंज क्या है, -1 टू +1। अगर शिलॉर्ड स्कोर की वैल्यू क्लोज टू -1 आ रही है देन क्लस्टर्स अच्छे नहीं बने, अगर शिलॉर्ड स्कोर की वैल्यू क्लोज टू +1 आ रही है मतलब क्लस्टर्स अच्छे बने, ठीक है। तो ये हमने देखा। अभी सेकेंड इवेल्यूशन मेट्रिक फॉर क्लस्टरिंग इज योर शिलॉइड विजुअलाइजर। शिलॉइड विजुअलाइजर क्या करता है, बस वो ये जो शिलॉइड कोएफिशिएंट है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन विजुअलाइज करता है, ठीक है। तो देखो इस तरीके का दिखता है वो शिलॉइड विजुअलाइजर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मतलब सपोज ये क्लस्टर 1 है, क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 3 है, तो अभी यहाँ पे अगर आपको शिलॉइड विजुअलाइजर को यूज करके अगर ये इंसाइट निकालना है कि कौन सा क्लस्टर अच्छा नहीं बना, ठीक है, या कौन सा क्लस्टर अच्छा बना, तो जो भी क्लस्टर निगेटिव की तरफ टेंड हो रहा है वो क्लस्टर अच्छा नहीं बना। यहाँ पे एक ही आपको प्रोसीजर फॉलो करनी होगी शिलॉइड विजुअलाइजर में कि जो क्लस्टर का बहुत सारा पॉइंट जो एरिया है वो शिलॉइड विजुअलाइजर में अगर -1 की तरफ जा रहा है तो वो क्लस्टर अच्छा नहीं बना, ठीक है, ओके। अभी देखो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि अनलेबल्ड डेटा के साथ कैसे डील करना है। तो पहला ऑप्शन था क्लस्टरिंग, अभी सेकेंड ऑप्शन है
सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, सपोर्टिव कॉलम। तो सपोर्टिव कॉलम मतलब सिंपल, आपके पास अगर स्टार या रेटिंग का कॉलम आ रहा है तो आप उसको यूज करके टारगेट कॉलम बना सकते हो। जैसे कि अब देखो यहाँ पे कि मेरे पास स्टार का कॉलम है, मेरे पास स्टार के कॉलम की रेटिंग की रेंज है 1 to 10। देन अभी क्या होगा यहाँ पे कि सपोज आपको पता है कि जितना कम स्टार रेटिंग वो उतना ही निगेटिव रिव्यू। तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, 1 to 3 जो रिव्यू को स्टार रेटिंग आ रहा है टारगेट कॉलम में उसके लिए निगेटिव डाल दो, निगेटिव रिव्यू। उसके बाद में जो 4 to 6 स्टार रेटिंग आ रहा है जो रिव्यू के लिए, वो रिव्यू होगा न्यूट्रल। ये ऐसा टारगेट कॉलम बनते जा रहा है। उसके बाद में कोई एक रिव्यू होगा, मतलब कोई तो रिव्यूज होंगे जिसकी स्टार रेटिंग 7 to 10 है, तो ये बहुत ज्यादा स्टार रेटिंग हो गई तो यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू लाई करेगा, तो टारगेट कॉलम में पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द स्टार रेटिंग आप क्या कर रहे हो कि आपके टारगेट कॉलम में आपके टारगेट कॉलम में आप निगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव ऐसा दे रहे हो। तो यहाँ पे ये जो रेंज है ना जो मैंने बताई, तो कभी मत कहना कि ये आपने डिसाइड किया। आप कहोगे कि डोमेन एक्सपर्ट थे हमारे पास, उन्होंने ये रेंज बताई कि 1 to 3 के बीच में जो रिव्यूज को स्टार रेटिंग मिल रहा है वो निगेटिव, देन वो 4 to 6 वाले न्यूट्रल, एंड देन 7 to 10 वाले पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो हाँ, तो हायरार्किकल थोड़ा सा हायरार्किकल क्लस्टरिंग का थ्योरी देख लेते हैं। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग के में दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है एग्लोमरेटिव, एक होता है डिविजिव। तो अग्लोमरेटिव में क्या होता है कि वो पहली स्टेज पे क्या अज्यूम करता है, सब देखो अग्लोमरेटिव सबसे पहली स्टेज पे अज्यूम क्या करता है, सपोज आपके पास 5 डेटा पॉइंट है तो वो अज्यूम करेगा कि हर एक डेटा पॉइंट का अपना खुद का क्लस्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे पहले स्टेज पे कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वो ये सब के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा, उसको मिला कि ए और ई कम डिस्टेंस है, तो फिर वो इनको एक क्लस्टर में डाल देगा। फिर उसके बाद में फिर से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। फिर सपोज उसको मिला कि सी और डी जो है वो दोनों क्लोज है, तो ये दोनों को वो एक क्लस्टर में डाल देगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपके जो अग्लोमरेटिव अप्रोच है उसमें क्या हो रहा है कि आप स्टार्टिंग में ही आप ऐसा अज्यूम कर लेते हो कि आपके पास हर एक डेटा पॉइंट का अपना खुद का क्लस्टर है। फिर उसके बाद में आप सारे के सारे क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, एंड देन जिसका डिस्टेंस कम आया वो आप क्या करते हो कि उसको एक क्लस्टर में डाल देते हो। तो अभी देखो यहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहले 5 डेटा पॉइंट्स थे, तो 5 क्लस्टर थे, देन 4 बने, देन 3 बने, देन ये कहाँ तक चलते जाएगा, कहाँ तक चलते जाएगा, जब तक सारे के सारे डेटा पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में नहीं आ जाते। बट अब आपको उसको बोलना होगा कि हमें 3 तक ही क्लस्टर चाहिए, तो वो 3 पर रुक जाएगा। तो ये आपको पता होगा कि n क्लस्टर्स नाम का एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो वो n क्लस्टर्स आप 3 डाल दोगे तो वो ये यहाँ पे स्टॉप होगा। अदरवाइज सारे के सारे डेटा पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में आने की वो मतलब वो वहां तक जाएगा। ठीक है। इसके लिए अभी देखो डिविजिव अप्रोच। डिविजिव अप्रोच अग्लोमरेटिव से बिल्कुल उल्टा है। वो कैसा है, वो सबसे पहले अज्यूम करेगा कि सारे के सारे डेटा पॉइंट एक ही क्लस्टर में, दी वेरी फर्स्ट स्टेज पे वो क्या अज्यूम करेगा, सारे के सारे डेटा पॉइंट एक ही क्लस्टर में। तो उसके बाद में क्या होगा, वो इनके बीच में का डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा, उसको मिला कि ए और ई में डिस्टेंस कम है तो उसका अलग से क्लस्टर बना देगा, और ये 3। उसके बाद में फिर से ये सबके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। देन उसके बाद में उसको मिला कि सी और डी में कम डिस्टेंस है, तो फिर वो सी और डी का भी अलग क्लस्टर बना देगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, वेरी फर्स्ट स्टेज पे पहले एक क्लस्टर था, फिर 2 क्लस्टर, फिर 3 क्लस्टर। ऐसा वो कब तक जाएगा, यहाँ पे वो तब तक जाएगा जब तक हर एक डेटा पॉइंट का सिंगल क्लस्टर उसको नहीं मिल जाता। बट हम कहेंगे कि हमें 3 तक ही चाहिए, तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ हायरार्किकल क्लस्टरिंग का की थ्योरी कवर की। हेलो मैम। हाँ, यस यस। मैम, जब हम वो सिंपल वाला टेस्टिंग करते हैं तो हम्म जब वो लेबल का कॉलम फॉर्म होता है तो हम्म उस पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 10 मतलब मतलब फिल्टर एक्चुअली टाइप बनता है।
लेबर का। once actually your voice is breaking. बट एक्चुअली मुझे आपका एक क्वेश्चन ये समझा कि टेल मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप ऐसा कह रहे हो कि जब आप क्लस्टरिंग करते हो तो आपको टारगेट या कॉलम में 0 1 2 मिलता है. इज दिस योर क्वेश्चन? या फिर या हमें या या तो देखो फिर हमें निगेटिव पॉजिटिव ऐसे कुछ मिलता नहीं है, नहीं मतलब नहीं, हाँ मुझे आपका क्वेश्चन समझ गया. तो कैसे हाँ होता है कि नॉट हाँ इवन इन एनएलपी, इवन इन एमएल ऑल्सो, आप जब भी क्लस्टरिंग अल्गोरिदम यूज करते हो आपको 0 1 2 से ही वो स्टार्ट करेगा. 0 1 2, सपोज आपने नंबर ऑफ क्लस्टर दे दिया 5, तो 0 1 2 3 4, राइट. तो यहाँ पे कभी भी उसको आपको हेडिंग देना होगा, और उसके पहले आपको यहाँ पे क्या समझना होगा. देखो, सबसे पहले आपके पास 10 रिव्यू थे सपोज, फिर आपने उस पर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम बिल्ड किया, फिर आपको टारगेट कॉलम में 0 1 2 ऐसा मिल गया. तो उसके बाद में आपको जाके वहां पे क्या देखना होगा कि ये जो 0 क्लस्टर इसने बनाया है इसमें किस टाइप के रिव्यूज है. तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, अगर आप मुझे बताओ हर एक क्लस्टर में से 5-6 भी रिव्यूज ले लोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये जो यस यस क्लस्टर है इसमें तो पॉजिटिव रिव्यू दिखाई दे रहे हैं, ये जो क्लस्टर है इसमें तो निगेटिव रिव्यू दिखाई दे रहे हैं. हाँ हाँ. तो फिर मैं आपको बस उसको क्या करना होगा, उसको जाके फिर आपको उसको लेबल करना होगा कि ये 0 1 2. और वैसे भी आप मॉडल बिल्डिंग के वक्त ये नहीं करते, ये चीजें आपको करनी होगी कि बाद में, जैसे कि आप आपका मॉडल फाइनलाइज कर रहे हो, एपीआई टेस्टिंग कर रहे हो वो टाइम पे. बिकॉज मॉडल में भी जब सपोज जब सपोज आपको टारगेट कॉलम मिला और वहां पे अगर सपोज टेक्स्ट होगा तो आप टारगेट कॉलम को भी 0 1 2 ही ऐसा करते हो. और फिर उसके बाद में जब आपको वो एपीआई टेस्टिंग और या ये सब करते हो जो हम कवर करने वाले हैं आज, एपीआई टेस्टिंग, तो वो आप क्या करते हो, वो टाइम पे यू स्पेसिफाई कि ये 0 1 2 एग्जैक्टली नोटिफाई क्या कर रहे हैं. तो जरूरी नहीं कि हर बार 0 है तो निगेटिव रिव्यू आएगा, अब वो शफल होते जाएगा. कभी कभी सपोज 2 में पॉजिटिव रिव्यू आएंगे, सॉरी निगेटिव रिव्यू आएंगे, 1 में न्यूट्रल आएंगे, ये ऐसा ऐसा काइंड ऑफ. ठीक है. सो ओके आपको जब भी आप क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज करते हो तो आपको टारगेट कॉलम में 0 1 2 मिलेगा. एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि ये एग्जैक्टली कौन सा क्लस्टर का क्या मीनिंग है. ओके. ओके सो अभी ओके देखो, ओके या अभी देखो, अभी हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का एग्जैक्टली फ्लो कैसे होता है. तो देखो, सपोज अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा सा मिल गया, अभी आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से बन सकता है, तो फिर बाकी का टेक्निकल फ्लो हमारा सेम ही होगा. तो अभी देखो यहाँ पे सपोज आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, देन उसके बाद में हमने कुछ डेटा के प्रॉब्लम्स देखे थे, क्वालिटी क्वांटिटी एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा नहीं होता, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स. उसके बाद में डेटा का फॉर्मेट आपको कैसा भी मिल सकता है कि जैसे कि आपको जेसॉन में मिल रहा है, इमेजेस में, टीएक्सटी में, सीएसवी में, इवन पीडीएफ में. तो डेटा के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं. तो उसके बाद में जब आपने प्रोजेक्ट देखा होगा तो उसमें आपने मल्टीपल लैंग्वेज के रिव्यू के डेटा सेट के साथ डील किया होगा. तो अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको ना इनिशियल प्री प्रोसेसिंग करनी होती है. इनिशियल प्री प्रोसेसिंग आप क्यों करोगे, बिकॉज आपका डेटा भी ना मल्टीपल फॉर्मेट्स में, आपको उसको यूनिफॉर्म फॉर्मेट में ला के रखना है. तो आप क्या करोगे, हर एक रिव्यू का लैंग्वेज डिटेक्शन करोगे और हर एक रिव्यू का लैंग्वेज ट्रांसलेशन करोगे. और इस तरीके से आपके सारे के सारे रिव्यूज आपके सपोज इंग्लिश में आ गए. तो उसके बाद में क्या होगा, आप ईडीए करोगे. ईडीए में हमें पता है कि क्या क्या होता है, एनग्राम होता है, वर्ड क्लाउड होता है, की फ्रेज एक्सट्रैक्शन होता है. ठीक है. उसके बाद में आप क्या करोगे, प्री प्रोसेसिंग करोगे. प्री प्रोसेसिंग में आप बहुत सारी चीजें करते हो, जैसे कि स्पेसेस, न्यू लाइंस, ब्लैंक लाइंस को रिमूव करते हो, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, हैंडलिंग असेंडेड कैरेक्टर्स. देन क्लीनिंग में आप टोकनाइजेशन करते हो. टोकनाइजेशन में भी बहुत सारे, लाइक सेंटेंस टोकनाइजेशन, वर्ड टोकनाइजेशन, एक रेगेक्स होता है जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करता है टोकनाइजेशन करने के लिए. देन पंक्चुएशन को रिमूव करते हो. स्टॉप वर्ड्स में भी लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक को रिमूव करते हो. देन ऐसी वर्ड्स को फेच करते हो जिनकी लेंथ 2 से ज्यादा है. देन आप नॉर्मलाइजेशन करते हो. देन ऑटो करेक्शन करते हो. देन प्रूनिंग करते हो. देन उसके बाद में ये सब करने के बाद जब आपको क्लीन डेटा मिलता है तो अगर टारगेट कॉलम है तो आप डायरेक्टली मॉडल बिल्डिंग करते हो. और अगर टारगेट कॉलम नहीं है तो आप क्या करते हो, अभी देखा हमने, एक तो क्लस्टरिंग करते हो या फिर क्या करते हो, सपोर्टिव कॉलम को यूज करते हो. और ये सबको आप इवेल्युएट करते हो, जैसे कि शिलर्ड स्कोर, शिलर्ड विजुअलाइजर, और 2-3 होते हैं विच इज ड्यून इंडेक्स एंड कप्पा इंडेक्स. तो दिस यू कैन स्टडी. देन अभी देखो, ये सब करने के बाद
हमें क्या मिला, ये सब करने के बाद हमें मिला ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा मतलब क्या कि मेरे पास अभी टेक्स्ट का भी कॉलम है, मेरे पास अभी टारगेट का भी कॉलम है। तो अभी मैं बस मॉडलिंग करूंगी। सो मॉडलिंग एज इन की आप मॉडल बिल्ड करोगे। तो इसमें आप क्या करोगे, मतलब क्लासिफिकेशन के मॉडल्स आप बिल्ड करोगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, नाइबार्स, डिसीजन ट्री, क्लासिफायर, देन एडाबूस्ट एंड हम आरएनएन एलएसटीएम देखने वाले हैं। ठीक है, तो या उसके बाद आप इवेल्युएशन करते हो, आप पिकल फाइल क्रिएट करते हो, देन डिप्लॉयमेंट करते हो। तो आज हम एपीआई टेस्टिंग भी देखने वाले हैं। सो अभी देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज होती है कि जैसे ही आपने मॉडल बिल्ड किया, आपको करना है मॉडल को फाइनलाइज। ठीक है, तो अभी ये सब करने के बाद मतलब आपके साइड से फाइनलाइज हो गया, आपको ऐसा लगता है कि यू हैव बिल्ड द ऑप्टिमम मॉडल, ये सब सारी चीजें करने के बाद, और अभी आपको वो उसको फाइनलाइज करना है, एज इन आपके क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि दे कैन रिलाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने मॉडल बिल्ड कर दिया एंड, तो यहाँ पे 3 से 6 महीने तक दी स्पैन totally varies regarding to your client and the domain of your client, but just I'm saying कि जैसे आपका मॉडल फाइनलाइज होता है तो क्लाइंट की साइड से फाइनलाइजेशन मिलने के लिए 3 से 6 महीने तक आपको वो डेटा देते हैं, और आप उसको क्या करते हो, वो डेटा के रिगार्डिंग जो प्रेडिक्शन है वो क्लाइंट को देते हो। वो आपको डेटा देते हैं, आप उनको प्रेडिक्शन देते हो, वो आपको डेटा देते हैं, आप उनको प्रेडिक्शन देते हो। तो ये सारी चीजें होने के बाद जब क्लाइंट को लगता है कि नाउ वी कैन रिलाई ऑन दिस थिंग, तो फिर आप डिप्लॉय, मतलब आपका डिप्लॉयमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में डिप्लॉयमेंट के बाद में क्या होता है, CI/CD पाइपलाइन। सो CI/CD पाइपलाइन का लॉन्ग फॉर्म है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो ये पाइपलाइन के लिए ऑब्वियसली एक टीम होती है अलग से, बट तभी भी लाइक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, प्रोडक्शन मॉडल होता है। प्रोडक्शन मॉडल मतलब क्या है, जो कस्टमर्स यूज कर रहे हैं। नॉन प्रोडक्शन मॉडल मतलब क्या है, ये प्रोडक्शन मॉडल की एग्जैक्ट कॉपी जो आपके डेवलपर के पास है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कि जब भी आपने मॉडल बिल्ड किया, तो आपको थोड़े दिनों के बाद लगा कि आपको चाहिए अपडेट्स और चेंजेस। तो आप अपडेट्स और चेंजेस डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन मॉडल पे नहीं कर सकते, बिकॉज आपके कस्टमर्स उसको यूज कर रहे हैं। आपके कस्टमर्स का यूज हैम्पर हो जाएगा इसके लिए। तो आप क्या करते हो, अगर आपको जो भी अपडेट्स और चेंजेस है आप वो नॉन प्रोडक्शन मॉडल में करते हो। फिर आप देखते हो कि क्या ये नॉन प्रोडक्शन मॉडल अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे अपडेट्स और चेंजेस को, क्या वो अच्छे से जेल अप कर पा रहा है ये अपडेट्स और चेंजेस को। ये सब अगर आपको लगा कि अभी सही से सब हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये प्रोडक्शन मॉडल में वो अपडेट्स और चेंजेस करोगे। बट ये चेंजेस मोस्टली वीकेंड्स में होते हैं। ठीक है, अभी इसको ना सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे देखो कि आपका व्हाट्सएप है, वो प्ले स्टोर पे डिप्लॉयड है, और उसका नॉन प्रोडक्शन मॉडल जो एग्जैक्ट कॉपी है व्हाट्सएप के मॉडल की, वो डेवलपर के पास है। फिर डेवलपर को थोड़ी दिनों के बाद लगा कि लाइक व्हाट्सएप नीड्स अपडेट एंड चेंजेस, तो वो जाके क्या करेगा, वो नॉन प्रोडक्शन मॉडल में वो चेंजेस करके देखेगा। उसके बाद में जो आपका व्हाट्सएप का फाइनलाइज मॉडल है जो प्ले स्टोर पे डिप्लॉयड है, तो ये नॉन प्रोडक्शन मॉडल पर जब भी अपडेट्स और चेंजेस अच्छे से वर्क करते हैं, तो फिर वो प्ले स्टोर पर जो आपका व्हाट्सएप का मॉडल है उस पर वो अपडेट्स और चेंजेस करता है। तो जैसे ही ये करता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि यूर व्हाट्सएप नीड्स एन अपडेट। सो इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम ना एपीआई टेस्टिंग देख लेते हैं। मैम, हाँ, यस। मॉडल बिल्डिंग के बाद अपना इवैल्यूएशन रहता है, तो उसमें भी एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है क्या? हाँ देखो, वो आप, बताइए। हाँ हाँ देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा कि एनएलपी में आप क्या करते हो, सारे के सारे क्लासिफिकेशन के मॉडल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कौन से यूज करते हो, दोज एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड ऑल दैट, वो वही आप यूज करते हो। दैट इज नॉट एन इशू। बट कैसे होता है कि ये हो गया आपका एक्यूरेसी चेक ऑफ योर मॉडल विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल स्टफ। ठीक है, बट अभी कैसा है कि वो क्लाइंट को वो ये आप ऐसा नहीं बता सकते ना कि हमने इवैल्यूएशन किया, हमको इतनी एक्यूरेसी मिली। इस ये काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन मोस्टली नहीं होता। आपको वो नेक्स्ट स्टेज जो मैंने बताई वो होती है, बट इसमें इवैल्यूएशन क्या होगा, जो आपका क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम है, तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ1 स्कोर, ये आपका इवैल्यूएशन के मैट्रिक्स होंगे। बट आफ्टर दिस ये वाली प्रोसीजर फॉलो होती है। सो इज दिस क्लियर?
यस मैम, लेकिन अभी अपने को अगर इंटरव्यू में पूछा कि एक्यूरेसी तुम्हारी कैसे आई, पॉजिटिव पॉजिटिव कितने हैं, निगेटिव कितने और न्यूट्रल कितने, तो वो कैसा बताने का? यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि पॉजिटिव कितने हैं निगेटिव कितने हैं, ये नहीं बताना ना आपको। यहाँ पे आपको बताना है कि सपोज देखो, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपका मतलब एक्यूरेसी। देखो सबसे पहले तो यू नो दिस की हम क्लासिफिकेशन के मॉडल पे एक्यूरेसी पर रिलाई नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली ना F1 स्कोर इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे F1 स्कोर इम्पोर्टेंट क्यों होगा? बिकॉज हमारी केस में हमें दोनों भी इम्पोर्टेंट है, दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है तब आप F1 स्कोर पर रिलाई करते हैं? प्रेसिजन रिकॉल। हाँ, तो यहाँ पे Precision and recall. प्रिसीजन भी इम्पोर्टेंट है और रिकॉल भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पे F1 स्कोर चेक करोगे, बिकॉज यू कैन ऑल टुगेदर से कि आप अपने एक्यूरेसी देखी इतनी आई थी, एंड उसके बाद भी एक आपको क्वेश्चन आता है। ये इंटरव्यू में अभी क्वेश्चन इस तरीके के पूछ रहे हैं, ठीक है आपने वो प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर वो जो भी है वो देखा और फिर आपने आपका मॉडल फाइनलाइज किया। तभी भी आपने मॉडल फाइनलाइज कैसे किया, आपने इवेल्युएट कैसे किया, ऐसा फिर से क्वेश्चन आएगा आपको। तो उसका आंसर ये होगा, उसका आंसर क्या होगा, ये होगा। बिकॉज राइट नाउ जहां तक कि मैं देख रही हूँ कि इंटरव्यू का थोड़ा सा वो क्वेश्चन का थोड़ा सा उनका डिफरेंट हो चुका है। वो टेक्निकल पे थोड़ा फोकस करते हैं, देन आफ्टर दैट दे फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाला आंसर बताओगे, एंड देन मैंने आपको ये बताया कि आप F1 स्कोर पे रिलाई करोगे एंड आप ये वाला आंसर भी बताओगे। सो ये कब बताओगे, जब सम इंटरव्यूअर्स विल आस्क कि ठीक है आपने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज किए बट तभी भी आपने मॉडल को इवैल्यूएट कैसे किया, तो ये वाला बताओगे। इज दिस क्लियर? आपने जनरलाइज बताया ना, नॉट मैम जस्ट एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? क्या कहा, कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन? जनरलाइज बताया ना ये या दिस इज जनरलाइज वन। बिकॉज क्या होता है कि मतलब कैसे होता है कि आप देखो, जब भी आप कोई चीज के लिए मॉडल बिल्ड करते हो उसके पहले एक कोई तो मैनुअल टीम ये चीज कर रही थी, ठीक है। बट अभी उनको चाहिए कि इस पे आप, उनको चाहिए ऑटोमेशन। तो जो आप मॉडल बिल्डिंग करके कर रहे हो, तो कोई भी चीज लाइक ML के लिए भी कह रही हूँ, NLP के लिए भी कह रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि उनको ऐसा टेक्निकल सब नहीं समझ में आता ना कि आपने मॉडल बिल्ड कर लिया इतनी एक्यूरेसी है। उनको क्या चाहिए कि वो जो काम कर रहे थे वो काम अभी आपने जो सॉल्यूशन दिया वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मोस्टली जब व्हेनेवर यू टॉक विद क्लाइंट, आप टेक्निकल चीजें, टेक्निकल लैंग्वेज बहुत कम यूज करते हो, उनको ये वाली चीज वो करते हैं। बिकॉज यहाँ पे उनको क्या देखना है कि अभी हम इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया उस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि वो मतलब जो डेटा है वो आपको देते हैं, आप उनको प्रेडिक्शन देते हो, डेटा देते हैं, प्रेडिक्शन देते हो। तो जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस डोमेन पे काम कर रहे हो तो वो यहाँ पे सपोज आप कुछ क्लेम्स को क्लासिफाई कर रहे हो कि ये सही क्लेम है या नहीं है, जो भी है। तो उनको पता है, अभी उनकी मैनुअल टीम अभी तक तो काम कर रही थी ना कि सपोज ये उनका जो कोई कस्टमर है इंश्योरेंस का, तो सपोज वो उनके पास जो वो जब उसने वो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया तो वो फेक क्लेम है कि क्लेम फेक नहीं है। तो अगर उनको वो देखना है तो अभी तक वो मैन्युअली ये सब कर रहे थे। हाँ, तो अभी उसके बाद में अभी आपने मॉडल बिल्ड किया तो उनको क्या चेक करना है कि ये मॉडल जो है, इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो क्लेम को अच्छे से क्लासिफाई कर पा रहा है या नहीं, कि वेदर इट इज फेक क्लेम और इट इज रियल क्लेम। तो ये मैंने जनरलाइज बताया, नॉट ओनली फॉर NLP, दिस विल वर्क थ्रू आउट। ओके या। तो अभी देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं API टेस्टिंग। तो देखो CI/CD के बारे में और बताइए। CI/CD के बारे में आपको इतना ही है, जितना मैंने बताया उतना ही है कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यू नीड टू नो इज कि प्रोडक्शन मॉडल होता है जो यूज में है, नॉन प्रोडक्शन मॉडल होता है जो एग्जैक्ट कॉपी आपके पास है, और आप अपडेट्स और चेंजेस नॉन प्रोडक्शन पे करते हो एंड देन आप प्रोडक्शन मॉडल पे करते हो। दिस इज दी
क्लियर आइडिया ऑफ CI/CD। इसके अलावा उसमें और ज्यादा एड ऑन करने का कुछ है ही नहीं, मतलब बिकॉज यही प्रोसीजर फॉलो होती है कि आप अपडेट्स और चेंजेस करते हो, वो ये मॉडल पे करते हो और फिर बाद में ये मॉडल पे करते हो। सो दैट्स इट। अभी देखो, अब हम देखते हैं हमारा API, व्हाट इज दैट, API टेस्टिंग देख लेते हैं। तो जब आपने प्रोजेक्ट देखा होगा तो ये सब चीजें आपने की होगी कि आपने ये लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया होगा, देन उसके बाद में आपने क्या किया होगा, ये है पैकेजेस, आपके प्री प्रोसेसिंग के पैकेजेस है ना, वो ये आपने डाउनलोड किए होगे। देन अभी देखो, ये लाइब्रेरीज भी आपने इंपोर्ट की होगी। उसके बाद में अभी देखो, हमने जब प्रोजेक्ट देखा होगा तो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज का डेटा सेट आपने लिया होगा। तो और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है मैंने इसके लिए पास किए कि जब आप एक गूगल कोलैब पे फाइल अपलोड करने की कोशिश करते हो तो आपको कुछ पार्सिंग एरर आता है, तो उसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। अभी देखो, हमारा ये है डेटा। इसमें क्या है, बहुत सारे अनवांटेड, मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो कॉलम्स है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस रिव्यू बॉडी एंड स्टार्स का कॉलम। तो इसके लिए मैंने पहले क्या कर लिया, 1000 सैंपल्स उठाए। ये आप ऑब्वियसली रियल लाइफ में नहीं करते हो, मैंने जस्ट इसके लिए किया कि टाइम कंस्टेंट था वो टाइम पे। तो देखो मैंने क्या किया, 1000 सैंपल्स उठाए, उसके बाद में रीसेट इंडेक्स कर लिया। उसके बाद में मैंने इसमें से भी दो ही कॉलम्स को उठाया, विच इज रिव्यू बॉडी एंड स्टार्स। अभी देखो, हम ना वो अनसपोर्टिव कॉलम से टारगेट कॉलम कैसे बनाते हैं वो वाला यहाँ पे केस यूज करने वाले। तो देखो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए फंक्शन बनाया, ट्रांसलेटर को इनिशिएट किया, डॉट ट्रांसलेट किया, उसमें डेटा को पास किया, देन डॉट टेक्स्ट करके रिटर्न किया। तो ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। फिर मैंने अभी क्या किया यहाँ पे कि ट्रांसलेटेड रिव्यूज नाम का एक कॉलम बना लिया, जिसमें मैंने रिव्यूज को ट्रांसलेट कर लिया। मैंने रिव्यू बॉडी हमारा जो है ना, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिव्यू है, उस पर मैंने लैंग ट्रांस वाला फंक्शन यूज कर लिया, अप्लाई कर लिया, और अभी मुझे ट्रांसलेटेड रिव्यूज नाम का एक कॉलम मिलेगा जिसमें सारे के सारे रिव्यूज ट्रांसलेटेड होंगे। सिंपल। अभी देखो यहाँ पे, अभी डेटा, अभी मैंने डेटा नाम का एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें मैंने ट्रांसलेटेड रिव्यूज और स्टार्स का कॉलम ही लिया, बिकॉज अभी ये दोनों कॉलम को ही हम यूज करेंगे। अभी मैंने जस्ट देखा कि हमारी स्टार रेटिंग कहाँ तक लाई करती है, 1 to 5 तक लाई करती है। तो अभी देखो यहाँ पे आपको बनाना है देखो, उसके पहले अभी आपको क्या करना होगा, प्री प्रोसेसिंग करनी होगी। प्री प्रोसेसिंग में अभी ये यू ऑल पीपल नो, ये एक जनरलाइज फंक्शन है जिसमें आप बहुत सारी चीजें स्पेस से रिप्लेस करते हो, देन आप कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग करते हो, असेंडेड कैरेक्टर्स को हैंडल करते हो, देन उसके बाद में आप क्या करते हो, स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट को इनिशिएट करते हो, उसमें से नेगेटिव वर्ड्स को रिमूव कर देते हो, देन आप टोकनाइज करते हो, देन आप नॉर्मलाइजेशन करते हो, देन आप पंक्चुएशन को रिमूव करते हो, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते हो, और ऐसी वर्ड्स को फेच करते हो जिनकी लेंथ 2 से ज्यादा है। उसके बाद में आपने रिटर्न किया, और फिर उसके बाद में आपने लेमेटाइजेशन के लिए फंक्शन लिखा। और ये जॉइन लिस्ट का फंक्शन क्यों लिखा, बिकॉज आपको पता है कि आप आपके काउंट वेक्टराइजर और टीएफआईडी को लिस्ट नहीं दे सकते, आपको उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना होता है, तो इसके लिए हमने जॉइन लिस्ट नाम का फंक्शन लिखा। तो ये सब हमने देखा। अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, हमारा सपोर्टिव कॉलम जो हमारे पास स्टार्स का कॉलम है, उसको यूज करके आपको टारगेट कॉलम बनाना है। तो बहुत सिंपल है। देखो, हमारी स्टार की रेटिंग 1 to 5 तक है ये हमारे डेटा सेट में। तो मैंने टारगेट कॉलम नाम का फंक्शन डिफाइन किया जिसमें मैंने डेटा को एज अ पैरामीटर पास किया। अभी मैं क्या चेक कर रही हूँ कि मेरे पास अगर स्टार रेटिंग 1 है या 0 है तो मैं रिटर्न करूंगी टारगेट कॉलम में, सॉरी, अगर मेरे पास अगर स्टार रेटिंग 1 है या 2 है तो मैं मेरे टारगेट कॉलम में 0 रिटर्न करूंगी। अगर मेरे पास वो रिव्यू के लिए स्टार रेटिंग 3 है तो मैं टारगेट कॉलम में 1 रिटर्न करूंगी। अगर मेरे पास स्टार रेटिंग 4 है या 5 है मेरे रिव्यू के लिए, तो मैं वो रिव्यू के लिए टारगेट कॉलम में 2 रिटर्न करूंगी। तो अभी देखो, मैं ये अप्लाई करूंगी। सो मैं टारगेट नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ, टारगेट नाम का एक कॉलम बना रही हूँ, और मैं स्टार्स के कॉलम पर अगर ये अप्लाई कर दूंगी तो मुझे वो टारगेट कॉलम मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट कॉलम कुछ इस तरीके से दिखेगा। सिंपल। अभी आपके पास टारगेट कॉलम है। अभी देखो आप आगे क्या करते हो, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, फिर उसके बाद में हर एक प्री प्रोसेसिंग का जो फंक्शन है आपने वो सारे के सारे 1 by 1 अप्लाई कर दिए। जैसे कि ट्रेनिंग डेटा लिया,
उस पर रिमूव लाइन्स अप्लाई किया, फिर सारा का सारा डेटा इसमें आ गया, फिर यही मैं वेरिएबल कैरी फॉरवर्ड करते गई और फिर मैं एक प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन हम उस पर लगाते गए। ठीक है, उसके बाद में अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, अभी देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, काउंट वेक्टराइजर को इनिशिएट किया, काउंट ये वेरिएबल में, उसके बाद में मैंने उसको फीड ट्रांसफॉर्म कर दिया हमारे ट्रेनिंग डेटा पर। अभी देखो उसके बाद में सपोज मुझे मल्टीनोमियल नाइबर्स का मॉडल बिल्ड करना है, तो मैंने क्या किया, मल्टीनोमियल नाइबर्स को इनिशिएट किया MNB_काउंट में और हमारे मॉडल को फीड कर दिया ये ट्रेनिंग डेटा पर। तो दिस ऑल इज क्लियर आपका। अभी देखो हमें देखना है कि हम एपीआई टेस्टिंग के लिए हमें करना क्या है। तो आपने जब मशीन लर्निंग में एपीआई टेस्टिंग देखा होगा तो आपने बस वो अल्गोरिदम की जो फाइल है उसकी पिकल, मतलब अल्गोरिदम का पिकल फाइल बनाया होगा, है ना, मतलब मॉडल का पिकल फाइल बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ये फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक का भी पिकल फाइल बनाना होगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे काउंट वेक्टराइजर का पिकल फाइल बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट पिकल डॉट डम्प काउंट, और मैं वो पिकल फाइल को नाम दे रही हूँ count2.pickle एंड देन राइट कर रही हूँ। सिंपल। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक का भी पिकल फाइल बनाना है। तो पिकल फाइल में कैसे बना रही हूँ, पिकल डॉट डम्प और काउंट क्यों, बिकॉज मेरा काउंट वेक्टराइजर ये काउंट वेरिएबल में है। उसके बाद में ये जो मैंने उसको नाम दिया है count2.pickle एंड देन मैं राइट कर रही हूँ। तो दिस इज सिंपल। अभी यहाँ पे देखो कि ये तो आपको पता है कि आप मॉडल का पिकल फाइल बनाते हो, विच इज मैंने क्या किया, pickle.dump MNB_count और क्या कर रहे हो, model2.pickle मैंने उसको नाम दिया। वो किसकी, मल्टीनोमियल नाइबर्स की पिकल फाइल को मैंने model2.pickle दिया और व्हाट इज दिस, आपके काउंट वेक्टराइजर की पिकल फाइल को मैंने count2.pickle दिया। तो ये अभी यहाँ तक हमने देखा। अभी देखो हाँ, अभी आपको पता है कि आपने जो ट्रेनिंग डेटा पे प्री प्रोसेसिंग की, वही प्री प्रोसेसिंग आपको टेस्टिंग डेटा पे करनी है। दिस इज वेरी सिंपल। तो अभी वो प्री प्रोसेसिंग आप कैसे करोगे टेस्टिंग डेटा के लिए, तो बहुत इजी है। ये मैंने डेटा अंडरस्कोर प्री प्रोसेसिंग डॉट पीवाई वाली फाइल बनाई, और वो फाइल मैंने कैसे बनाई पता है आपको, ये जो हमारा प्री प्रोसेसिंग वाला जो पूरा का पूरा सेल है ना, इसको डायरेक्टली मैंने कर लिया कॉपी, बहुत सिंपल है, और मैंने उसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट, वो सारे के सारे फंक्शन। अभी ये फंक्शन को लगने वाली लाइब्रेरीज भी मुझे इंपोर्ट करनी होगी, तो मैंने थोड़ी ज्यादा ही की, आप स्पेसिफिक लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली डेटा अंडरस्कोर प्री प्रोसेसिंग डॉट पीवाई वाली फाइल कैसे बनी, आपने प्री प्रोसेसिंग के सारे फंक्शंस यहाँ पे कॉपी कर लिए और वो फंक्शन को लगने वाले लाइब्रेरीज आपने इंपोर्ट कर लिया। तो इतना सिंपल है ये प्री प्रोसेसिंग फाइल बनाना। अभी देखो आपको करना है app.py, जो हमारी मेन फाइल है उसको क्रिएट करना है। तो ये सब आपको पता है, मैंने क्या किया, फ्लास्क में से फ्लास्क इंपोर्ट किया, जसोनिफाई रिक्वेस्ट, ये सब इंपोर्ट किया। मैंने क्या किया, डेटा अंडरस्कोर प्री प्रोसेसिंग वाली जो फाइल है ना, उसमें से मैं वो सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, रिमूव लाइंस, एक्सपांड टेक्स्ट, असेंडेड कैर, देन क्लीन डेटा, देन लेमेटाइजेशन, देन जॉइन लिस्ट, ये सारे के सारे फंक्शन मैंने ये डेटा अंडरस्कोर प्री प्रोसेसिंग वाली फाइल में से यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। आप देख सकते हो, बिकॉज हमें उसको यूज करना है। अभी मैंने पिकल को इंपोर्ट किया, मैंने फ्लास्क को इनिशिएट किया, ये आपको पता है। अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरी काउंट वेक्टराइजर की पिकल फाइल को लोड करना होगा और मल्टीनोमियल नाइबर्स की पिकल फाइल को लोड करना होगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको ये पाथ का बता देती हूँ कि आपको ये सब सेव कैसे करना है। आप क्या करोगे, एक फ्लास्क2 नाम का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर मॉडल नाम का फोल्डर बनाओगे जिसमें आप पिकल फाइल सेव करोगे, और मेन फोल्डर में app.py और डेटा अंडरस्कोर प्री प्रोसेसिंग डॉट पीवाई वाली फाइल सेव करोगे। मैं फिर से बताती हूँ, फ्लास्क2 नाम का फोल्डर, उसके अंदर मॉडल्स का फोल्डर जिसमें पिकल फाइल आप सेव करोगे, एंड उसके बाद में app.py और डेटा प्री प्रोसेसिंग डॉट पीवाई को आप मेन फोल्डर में सेव करोगे जो फ्लास्क2 फोल्डर है। ये मैंने आपको इसके लिए कहा बिकॉज मैं अभी जब ये पिकल फाइल लोड कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पाथ दिया है। तो ये पाथ क्यों दिया, इसके लिए मैंने आपको बताया। तो देखो,
काउंट अंडरस्कोर मॉडल में मैं पिकल डॉट लोड कर रही हूँ हमारी काउंट टू डॉट पिकल फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मॉडल फोल्डर है इसमें वो सेव है ना, इसके वजह से मैंने मॉडल्स और ये फॉरवर्ड स्लैश और काउंट टू डॉट पिकल किया और मैंने रीड किया। उसके बाद में मॉडल पिकल डॉट लोड ओपन में क्या करूंगी मॉडल्स और हमारी मल्टीनॉमियल नाइबर्स के मॉडल लाइक पिकल फाइल का क्या ये था मॉडल 2 डॉट पिकल, मैं उसको रीड कर रही हूँ। अभी सिंपली मैंने काउंट वेक्टराइजर की पिकल फाइल को काउंट मॉडल ये वेरिएबल में लोड किया और मैंने मल्टीनॉमियल नाइबर्स की पिकल फाइल को मॉडल ये वेरिएबल में लोड किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एपीआई लिखेंगे तो यहाँ पे देखो ये होम एपीआई होती है, तो दिस इज टोटली अप टू यू कि आपको लिखना है कि नहीं। तो ये कुछ नहीं होता, जो लिंक क्रिएट होती है ना तो वो लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो ये मैसेज पॉपअप होगा। तो दिस इज अप टू यू, आपको करना है कि नहीं। ये ऐसे नॉर्मली बहुत लोग करते हैं बिकॉज दे वांट टू नो कि अंटिल अभी तक जो किया है वो चीजें अच्छी चल रही है कि नहीं। तो इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, इफ यू डोंट वांट टू डू यू लाइक आप स्किप कर दो। ठीक है, तो अभी देखो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है कि हमारी मेन एपीआई। तो मैंने क्या किया ऐप डॉट राउट प्रेडिक्ट, मैंने मेरी मेन एपीआई को नाम क्या दिया है प्रेडिक्ट। मैंने मेथड यहाँ पे पोस्ट यूज किया, आप गेट यूज कर सकते हो, आप पोस्ट यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट नाम का एक फंक्शन लिखा, मैंने रिक्वेस्टेड डेट नाम का वेरिएबल लिया और मैं क्या करूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट डेटा करूँ। ये आपको अभी तक पता है कि टेस्ट डेटा की रिक्वेस्ट लेनी कैसे, दिस यू ऑल नो। बट अ न्यू थिंग फॉर एनएलपी कि आप इसके पैरेंथेसिस में एस्टेरिस्क इक्वल टू ट्रू डालोगे। जब भी आप एनएलपी के लिए टेस्ट डेटा का रिक्वेस्ट ले रहे हो तो आपको गेट डेटा के पैरेंथेसिस में एस्टेरिस्क इक्वल टू ट्रू डालना होगा, बिकॉज यू आर स्पेसिफाइंग हियर यू आर वर्किंग ऑन अ टेक्स्ट डेटा। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट ट्रेन नाम का वेरिएबल है, आप क्लीन टेक्स्ट टेस्ट भी ले सकते हो, दिस इज मेरली अ वेरिएबल नेम। सो लाइक या ओके, देखो मैंने क्लीन टेक्स्ट ट्रेन नाम का वेरिएबल लिया, हमारा रिमूव लाइन्स वाले फंक्शन में मैंने ये वाला रिक्वेस्टेड डेटा डाल दिया जो आपका टेस्ट डेटा है। फिर उसके बाद में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ये क्लीन टेक्स्ट ट्रेन को और आप क्या कर रहे हो सारे के सारे प्री प्रोसेसिंग के फंक्शंस यहाँ पे लगा दे रहे हो। सो दिस इज वेरी सिंपल। अभी आपका पूरा का पूरा क्लीन डेटा किस में है, क्लीन टेक्स्ट ट्रेन ये वेरिएबल में। और ये देखो ट्रेन वर्ड से डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज अ टेस्ट डेटा, आप टेस्ट डेटा के साथ डील कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। अभी देखो मैंने क्या किया, वेक्टर नाम का वेरिएबल लिया, मेरा पूरा का पूरा टेस्ट डेटा का प्री प्रोसेसिंग हो चुका है। अभी मेरा पूरा का पूरा टेस्ट डेटा लायक आता है क्लीन टेक्स्ट ट्रेन में। अभी मैंने वेक्टर नाम का वेरिएबल लिया, मैंने काउंट मॉडल, क्यों, बिकॉज मेरा काउंट वेक्टराइजर का मॉडल इसमें सेव है ना। तो और आप टेस्ट डेटा पे ट्रांसफॉर्म करते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट डेटा पास कर दिया, दैट्स इट। अभी मुझे बताओ ये वेक्टर ये जो वेरिएबल में इस वेरिएबल है इसमें क्या सेव होगा, बताओ। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर का मॉडल यूज कर रहे हैं, तो मैं उसको हमारे टेस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ यूजिंग काउंट वेक्टराइजर। तो यहाँ पे जब हम काउंट वेक्टराइजर देख रहे थे तो वो हर एक डॉक्यूमेंट का कैसे रिटर्न कर रहा था, हर एक वर्ड का काउंट रिटर्न कर रहा था हर एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये जो वेक्टर है इसमें वो वाला फॉर्मेट सेव है। इज दिस क्लियर गाइस, कि हम क्या करें टेस्ट डेटा को हमने यहाँ पे पास कर दिया ना, तो अभी हम काउंट वेक्टराइजर को यूज करके हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी इसमें क्या होगा, वो काउंट वेक्टराइजर जिस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्मेट रिटर्न करता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट इसमें होगा। बिकॉज क्यों, अभी हमें क्या करना है, हमारे मॉडल को हम टेक्स्ट नहीं भेज सकते, तो ये वाला भेजेंगे हम उसको। तो देखो प्रेडिक्शन नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मॉडल जो हमारा मल्टीनोमियल नाइबर्स का मॉडल है डॉट प्रेडिक्ट, और मैं ये वेक्टर पास कर दूंगी, ये वेक्टर में पास कर दूंगी। तो अभी हमारा प्रेडिक्शन जो है उसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँ, अगर मेरा प्रेडिक्शन 0 आया है तो मैं उसको बोलूंगी निगेटिव सेंटिमेंट। अगर मेरा प्रेडिक्शन 1 आया है तो मैं उसको बोलूंगी न्यूट्रल सेंटिमेंट। अगर मेरा प्रेडिक्शन 2 आया है मैं उसको बोलूंगी पॉजिटिव सेंटिमेंट। अभी मैं इतने अश्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हूँ कि मेरा ये जो प्रेडिक्शन 0 है वो निगेटिव है, 1 जो है न्यूट्रल है, 2 जो है वो पॉजिटिव है। बिकॉज अगर आपको याद होगा जब हम टारगेट कॉलम बना रहे थे तो मैं क्या कह रही थी, अगर कम
स्टार रेटिंग है तो 0, अभी कम स्टार रेटिंग है तो वहां पे निगेटिव होगा, मीडियम स्टार रेटिंग है तो 1, वहां पे न्यूट्रल होगा, और अगर ज्यादा स्टार रेटिंग है तो 2, तो वहां पे पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैं अश्योरेंस के साथ यहाँ पे कह सकती हूँ कि 0 आया तो निगेटिव, 1 आया तो न्यूट्रल, 2 आया तो पॉजिटिव, दैट्स इट। अभी देखो उसके बाद में, अभी मैं जो सोनिफाई कर रही हूँ, ये जो प्रोडक्ट रिव्यू है इसमें हमारा टेस्ट डेटा आएगा, और जो प्रेडिक्शन मेड में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव। ठीक है, फिर अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ नेम इक्वल्स टू मैन, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किया। अगर आपको नहीं करना तो मत करो, यहाँ पे फिर वो बाय डिफॉल्ट 5000 आ जाएगा, बट मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किया। सो यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। अभी देखो, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हमारी प्री प्रोसेसिंग वाली फाइल को रन करना होगा, राइट। सो प्री processing.py, what happened, data underscore ओके, मैंने ये पाइथन, ओके इट्स ओके, आई विल टेक अ न्यू टर्मिनल। ठीक है, .py, ओके। देन उसके बाद में हमें कौन सी फाइल रन करनी होगी, हमारी app.py। अभी ये हमें लिंक मिल गई। अभी जब हम पोस्टमैन में अभी जाएंगे तो इसके सामने मुझे और क्या लिखना होगा, इसके सामने, हाँ इसके सामने हमें लिखना होगा प्रेडिक्ट, बिकॉज हमारी मेन एपीआई का नाम हमने क्या दिया था, प्रेडिक्ट दिया था। ठीक है, तो अभी हम हमारे पोस्टमैन पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे वो लिंक के सामने मैंने प्रेडिक्ट लिख दिया। मैंने मेथड्स में यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट किया, बिकॉज आपको याद होगा कि हमने स्पेसिफाई पोस्ट किया था, फिर बॉडी, फिर रॉ, और यहाँ पे आपको जाके सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट। तो देखो, अगर सपोज ये मूवी वॉज गुड है तो मैं अगर सेंड करूँ रिक्वेस्ट तो इट इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। देन अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि आई डिडंट लाइक द मूवी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटिमेंट। और सपोज मैं ऐसा लिखूं कि आई लाइक द मूवी, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव सेंटिमेंट। तो इस तरीके से आप एपीआई टेस्टिंग कर सकते हो। सो एपीआई टेस्टिंग के बारे में अभी आपको सब पता ही था, बट द न्यू थिंग हियर इज कि आपको फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक के मॉडल का भी पिकल फाइल बनाना है। उसके बाद में जब आप रिक्वेस्ट ले रहे हो तो आपको एस्टेरिस्क इक्वल्स टू ट्रू डालना है, दैट्स इट, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। ओके, सो समझा सबको एपीआई टेस्टिंग, यस। है ना, सिंपल है, सेम ही था, जो डिफरेंसेस थे मैंने उसको ज्यादा हाईलाइट किया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम स्टॉप करते हैं, और हम कल का जो हमारा सेशन होगा वो मैं 7 बजे लूंगी। ठीक है, सो कल विल रैप अप। सो या, सो थैंक यू ऑल। और ये जो मैंने आपको कल फोल्डर की लिंक सेंड की है उसमें ये सारे के सारे फाइल्स प्रेजेंट है, एपीआई टेस्टिंग के भी प्रेजेंट है। ओके, सो थैंक यू ऑल, विल मीट टुमारो एट 7। यस हिमांशु। हाँ मैम, वो जो एक क्वेश्चन था मैम, जो हाँ। डिप्लॉयमेंट के लिए जो हमने डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो मैम ये जो पिकल फाइल वो सभी डिप्लॉय करेंगे ना, जो प्री प्रोसेसिंग वाली है, app.py वाली है। या मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आप डिप्लॉयमेंट की स्टेजेस कर रहे हो वो सब करोगे, और जो यहाँ पे मैंने एड ऑन चीज की है वो चीजें, वो फाइल्स भी आपको एड ऑन करनी होगी। इज दिस क्लियर? बिकॉज बिकॉज क्यों, कि आप जो आपके ट्रेनिंग डेटा पे करते हो वो सब चीजें आपको टेस्टिंग डेटा पे करनी होगी। अगर आपने बाय मिस्टेक ये फीचर इंजीनियरिंग नहीं किया तो आपका मॉडल वहां पे एरर दे देगा, बिकॉज क्यों, वो टेक्स्ट डेटा से डील नहीं कर सकता, तो इसके लिए फीचर इंजीनियरिंग इज मस्ट। ओके, सो यस निवेदिता।
मैम अगर हमारे लाइक कमेंट्स में कभी कभी इमोजीज आ जाते हैं तो हम उसको फिल्टर आउट कर देते हैं क्या, मतलब प्री प्रोसेसिंग में नहीं ही? नहीं नहीं, आप फिल्टर आउट नहीं करते हो। मैं आपको बताती हूँ। उनको कैसे मतलब हैंडल? नो, यस यस, मैं आपको बताती हूँ। वन सेक, मुझे यहाँ पे एक आईपी बैन भी ओपन करना होगा। आई टेल यू, वन सेक। आप फिल्टर आउट नहीं करते बिकॉज उसमें भी इमोशंस होते हैं, सो इसके वजह से, मतलब सेंटिमेंट्स होते या हैं। सो या आई टेल यू, वन सेक। present my screen. So, is it visible? यस मैम। यस मैम। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास एक लाइब्रेरी है विच इज इमोजी। इमोजी लाइब्रेरी है आपके पास। तो ऐसा अगर आप पिप इंस्टॉल करोगे तो हो जाएगा। मेरे इसमें है तो आई विल नॉट अगेन इंस्टॉल। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको करना होगा इम्पोर्ट इमोजी। ठीक है, आप इम्पोर्ट इमोजी करोगे और सिंपल व्हाट यू नीड टू डू इज इमोजी। मैं करके बताती हूँ एक इमोजी पे, इमोजी डॉट डिमोजाइज, और इसमें आपको वो पास करना होगा। वन से सपोज ऐसा ही कुछ लेती हूँ मैं, फायर इमोजी, एंड देन तो ये लाइब्रेरी क्या करती है, ये इमोजी का टेक्स्ट फॉर्मेट आपको ला के रख देगी। तो अभी फिर आप बाकी की चीजें यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको कब करनी होगी, पंक्चुएशन रिमूवल से पहले, बिकॉज इसमें देखो आप देख सकते हो कि पंक्चुएशन मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक फंक्शन लिख दोगे क्या, ऐसा कुछ की डिफाइन इमोजी हैंडलिंग एंड डेटा एंड रिटर्न करोगे ये आप ऐसा कि इमोजी डॉट डिमोजाइज एंड इसमें डेटा, दैट्स इट। बाकी सिंपल है। सो इज दिस क्लियर? यस मैम, यस मैम। पंक्चुएशन रिमूव में कर रहे तो मतलब इमोजी रिमूव ही कर रहे हैं ना हम लोग। नो 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 नो, मैं कह रही हूँ कि पंक्चुएशन रिमूवल के पहले करो, क्योंकि जब आप ये इमोजी से डील करोगे तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप पंक्चुएशन रिमूवल के पहले करोगे, सॉरी, पंक्चुएशन रिमूवल पहले कर दोगे, फिर ये इमोजी में जो पंक्चुएशन मार्क आ रहा है वो आपके मॉडल को पास हो जाएंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज फर्स्ट हैंडल द इमोजी, देन रिमूव द पंक्चुएशन। इज दिस क्लियर? ओके। या सो अभी देखो गाइज, हम स्टॉप करते हैं और कल, हाँ यस यस यस, अभी यहाँ पे स्टार रेटिंग है ऑलरेडी 0 1 2 3 4 5, राइट? तो वहाँ से भी डिटेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो वो तो आपके मतलब क्लाइंट को कैसे समझेगा कि 0 1 2, मतलब आप क्या कह रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग। हाँ, रिव्यू कॉलम है, हाँ स्टार रेटिंग का भी कॉलम है, हाँ बट हमें एक कॉलम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, न्यूट्रल है। हाँ हाँ, मतलब एक्स्ट्रा कॉलम तो समझ में आ रहा है ना, एक कॉलम से इतना मतलब प्रोसेस। क्या कर रहे हो, मतलब आपका क्या बोलना है कि आपके पास जो स्टार रेटिंग का कॉलम है उसमें से समझ में आ रहा है? नो नो, पॉजिटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्टली तो आपको आपका यूज केस समझना होगा। फर्स्टली आपको आपका यूज केस क्या समझना होगा कि आपको करना क्या है, आपको सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना है। वो स्टार रेटिंग उनको, सी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कि उनको चाहिए कि सेंटिमेंट एनालिसिस का मॉडल बिल्ड करके चाहिए। तो स्टार रेटिंग से सेंटिमेंट सब आपको पता भी चल रहा है, बट क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा ना वहां पे। वो बस जैसे स्टार रेटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग मतलब ऐसा देते हैं कि लाइक दिस इज जो भी उनका स्टार रेटिंग होगा, बट यहाँ पे हमको सेंटिमेंट को एनालाइज करना है। और अगर आपके कस्टमर को रिक्वायरमेंट है नहीं तो वो आपके पास आएगा नहीं। और अगर उसको रिक्वायरमेंट है कि उसको सेंटिमेंट एनालिसिस का मॉडल बिल्ड करना है, सो ये एक मैंने आपको तरीका बताया। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास टारगेट, सॉरी, आपका स्टार कॉलम है, तो आप उसको उसको यूज करके आप टारगेट कॉलम बना सकते हो। और यहाँ पे ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके क्लाइंट
का व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट। देखो अगर सपोज आपके क्लाइंट के पास रिव्यू भी है और स्टार रेटिंग भी है, देन आल्सो ही इज कमिंग टू यू कि मुझे सेंटिमेंट एनालिसिस बिल्ड करके दो। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू। यू कैंट से कि आपके यू कैंट से ना कि आपके क्लाइंट को कि आपके पास तो रेटिंग का कॉलम है, आपको यही से समझ में आ रहा है, उनकी जो डिमांड है यू नीड टू फुलफिल। आर यू गेटिंग? सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपके क्लाइंट। मुझे बताओ कि अगर आपके क्लाइंट के पास ऑलरेडी रेटिंग का कॉलम है, तभी भी वो अगर आपके पास आ रहा है कि सेंटिमेंट मॉडल बिल्ड करो, तो आपको बिल्ड करके देना होगा। तो दिस इज द वे आई एम सेइंग कि अगर उनके पास रेटिंग का कॉलम है तो आप टारगेट कॉलम उससे भी बना सकते हो, बिकॉज दे वांट कि उनके पास रेटिंग आ रही है, तभी भी दे वांट कि उनको सेंटिमेंट एनालिसिस का मॉडल बिल्ड करना है। सो हियर यू कैन आर्ग्यू विद योर क्लाइंट, उनकी जो डिमांड है आप समझ लो और आपको वो करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक इजी वे बताया, इजी वे नहीं, अगर आपके पास रेटिंग का कॉलम है तो आप उससे टारगेट कॉलम बना सकते हो, अगर रेटिंग का कॉलम नहीं है तो फिर आपको क्लस्टरिंग करना होगा। इज दिस क्लियर? हाँ, बिकॉज मीन्स यू गॉट, मीन्स मुझे आपका क्वेश्चन समझा, टोटली अग्रीड कि ऑलरेडी रेटिंग का कॉलम है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट अभी आपके क्लाइंट को चाहिए तो हम उसमें नहीं कुछ कर सकते ना, हमें क्या करना है, उसकी डिमांड है, हमको फुलफिल करना है। सो आई टोटली गेट योर पॉइंट कि रेटिंग है तो हमें तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ज्यादा रेटिंग है तो वो खुश है, बट वो उसको ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। उसको क्या चाहिए, वो बोल रहा है कि मुझे तभी भी सेंटिमेंट एनालिसिस बिल्ड करके दो। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपका क्लाइंट आपके पास आ रहा है और वो रेटिंग का कॉलम भी लेके आ रहा है तो आपका काम सिंपल हो गया। और अगर आपके पास रेटिंग का कॉलम नहीं आया तो फिर आपको जाके वो क्लस्टरिंग और वो सारे कॉम्बिनेशंस देखने होंगे। सो दिस इज अ वे। अगर सपोज आपके इंटरव्यूअर ने आपको कहा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सो व्हाट यू डू व्हेन यू गेट अनलेबल्ड डेटा इन योर लाइक एनएलपी। So now you have answers, guys. Ki means we can do clustering. In clustering also, we need to see various combinations of clustering with various feature engineering techniques. And again, if we have supportive column, so then also like we can create target column from that supportive column. And जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा और ज्यादा नॉलेज शोकेस करना चाहिए आपने, कि जैसे ही उसने पूछा कि फिर आप कैसे करते हो, तो क्लस्टरिंग जब आप बता रहे थे तो ये भी बताना कि फिर देन लाइक वी क्रिएट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम using various feature engineering techniques. And now we evaluated this combination so that we so that we can understand which combination worked well, which combination created good clusters. So in order to evaluate this, we use Schiller score and Schiller visualizer. So कैसा यहाँ पे थोड़ा सा knowledge showcase हुआ आपका, तो this kind of things you need to do. So is this clear? So हाँ, yes. मैम वो एपीआई टेस्टिंग के लिए कुछ वीडियो सोर्सेज या फिर कुछ दे सकते हो क्या आप, क्योंकि एपीआई टेस्टिंग के लिए देखो, मतलब रिसोर्सेज एज इन मैंने जो ये प्रोसीजर आपको बताई, आप कौन से भी डेटा पे यूज कर लो, आपको ये प्रोसीजर सेम रहेगी। बस यहाँ पे क्या होगा, सपोज एक बता रही हूँ कि सेंटिमेंट एनालिसिस में तो 3 से ज्यादा क्लस्टर नहीं होंगे, बट अगर उससे ज्यादा क्लस्टर्स, सपोज आप दूसरी कोई यूज केस हैंडल कर रहे हो, नॉट एनएलपी, सपोज एमएल, तो इसमें बस क्या होगा, ये एपीआई टेस्टिंग में क्या होगा, जैसे कि आपने ना वो देखा होगा कौन सा डेटा, आइरिस डेटा सेट पे आई थिंक 5 क्लस्टर्स होते हैं ना, मतलब 5 कुछ, तो यहाँ पे आपके प्रेडिक्शन में बस वो 0 1 2 3 4 हो जाएगा। और आप वो रिजल्ट में क्या करोगे, रिजल्ट में आप वो जो आपको रिस्पेक्टिव नेम्स देने हैं आपके रिजल्ट को, वो दे दोगे, बाकी तो सेम है। और देखो, इससे ज्यादा आप ज्यादा मत करो, मतलब ज्यादा एज इन कि ज्यादा भी चीजें ओवरफिड मत करो खुद को, इतना ही सफिशिएंट है। आई वुड सजेस्ट, मैंने बोला उसको कि हमारी टीम में एपीआई टेस्टर भी थे, बट स्टिल ही कीप आस्किंग ऑन फ्लास्क, सो दैट्स द प्रॉब्लम। आपका मतलब आपका वो जो लेक्चर हुआ होगा एपीआई टेस्टिंग का, सो हाँ देखो, वन सेक, सी यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ पे एक्चुअली आपने एक गलती की, यहाँ पे मैं उसको बताऊंगी कि क्या होता है कि जब आप बोलते हो कि हमारे टीम में
एपीआई टेस्टिंग वाला बंदा था, उसने एपीआई टेस्टिंग की, तभी भी वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको एपीआई टेस्टिंग के बारे में पता है। सो फ्लास्क के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो। लाइक जैसे आपका जो वो सेशन हुआ होगा उसमें मैम फ्लास्क से ही शुरू करते हैं, वो फ्लास्क क्या है, उसके बाद में पहली बार वो एपीआई क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो वो लेक्चर के नोट्स आपने जो निकाले होंगे वो नोट्स ही आपको रेफर करने हैं। एंड उसके बाद में अनदर थिंग इज कि जब भी आप ऐसी चीजें कहते हो ना कि हमारा जो डेटा फेच किया था, वन सेकंड आई विल हैंडल योर अनदर क्वेश्चंस आल्सो, बट मुझे ये पूरा सबको भी बताना है बिकॉज दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स हैपन एंड वो करेक्ट किसी ने करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम करेक्टिंग ओवर हियर कि जब भी आप ये कहते हो, सबसे पहले आप ये कहते हो कि आपके टीम में डेटा इंजीनियर थे जिन्होंने डेटा फेच किया, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आप कहते हो कि एपीआई टेस्टिंग वो एपीआई टेस्टर ने किया। द थर्ड थिंग इज आप कहते हो कि वो डिप्लॉयमेंट जो है वो डेवऑप वो जो भी डिप्लॉयमेंट वाले इंजीनियर ने किया। बट आप ये सब तो कह रहे हो, और ये कहना कब है, जब वो पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले से स्टार्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में वो बता रहे हो, दिस इज नॉट द गुड वे। ठीक है, तो जब वो पूछते तो आप बताओ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप एस्केप हो गए वो सिचुएशन से। आपको वो पता होना चाहिए। ये कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि सपोज आप बता भी रहे हो कि डेटा इंजीनियर है, तभी भी आपको कुछ प्रोसीजर पता होनी चाहिए। आप बता भी रहे हो कि एपीआई टेस्टर है, तभी भी ही वांट्स टू नो कि आपको एपीआई टेस्टिंग के बारे में क्या पता है। बिकॉज वो आपको ये क्यों पूछ रहा है पता है क्या? बिकॉज आप जब ज्वाइन करोगे शायद उसको चाहिए कि आप ही एपीआई टेस्टिंग करो। Is this clear? So you can't escape here just telling कि कोई another person था। And जब भी मुझे बताओ, सपोज आपने ये इंटरव्यू दिया तो आपको फ्लास्क के बारे में पूछा गया, ही kept on asking, so नेक्स्ट आपका मूव क्या होना चाहिए? ठीक है, वो इंटरव्यू में यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन अच्छे से डील नहीं कर पाया, तो जाके फ्लास्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, आपका वो सेशन फिर से रिवाइज करो, थोड़ा सा गूगल करो। दिस शुड बी योर अप्रोच, दिस शुड बी योर अप्रोच कि हर बार ऐसे नहीं होता कि लाइक इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस में जो आपने गलती की है वो नेक्स्ट इंटरव्यू में वो बिल्कुल रिपीट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज देखो गाइज, एक गलती होना फर्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछ के वही आंसर को टैकल न कर पाना, ये बहुत बुरा लगता है। ये आपको ही बुरा लगा होगा कि सपोज आपको एक बार, सपोज मैं मतलब आपका नहीं किसी भी का भी कह रही हूँ, सपोज किसी एक पर्सन ने एक इंटरव्यू दिया, उसने वो क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाया और नेक्स्ट इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा, तो वहां पे बहुत बुरा लगता है कि अगर मैं वो चीज के बारे में पढ़ लेता तो आज ये इंटरव्यू में मुझे फिर से ऐसा फेस करने की जरूरत नहीं होती थी। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इवन इफ यू आर सेइंग कि कोई अनदर पर्सन ने वो स्टेप की है, यू कैन एस्केप। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ लो कि वहां पे की वो डेटा इंजीनियर फेच कैसे करते हैं। तो जैसे पीएल एसक्यूएल ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो थोड़ा सा देख लो। उसके बाद में एपीआई टेस्टिंग आपको सब आता है, वो जो बेसिक एपीआई की डेफिनेशन, फ्लास्क क्या है, वो सब थोड़ा सा देख लो। उसके बाद में जो आपका डिप्लॉयमेंट है, अभी ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल बता रहे होंगे कि हम इवैल्यूएशन तक ही पाइपलाइन का पार्ट थे, बट आपको डिप्लॉयमेंट का थोड़ा ऑब्वियसली पता होना चाहिए। बिकॉज आप इतने सालों से ये फील्ड में हो, तो थोड़ा सा उनका एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा होता है कि आपको पता तो होगा कुछ, ठीक है आपने किया नहीं होगा पर आपको कुछ तो पता होगा। तो आप क्या करोगे, डिप्लॉयमेंट का जो आपका सेशन हुआ था, वो सेशन का थोड़ा सा फ्लो आप एक पेज पे लिख लो कि EC2 बनाते हो, वो क्या बोलते हैं वो कुछ आप कॉन्फ़िगरेशंस करते हो, तो ये सब आप कर रहे हो, तो वो एक फ्लो लिख लो। और उसके बाद में वो सपोज अगर आप कह भी रहे हो कि आई हैवंट डिप्लॉयड बट आई नो हाउ टू डिप्लॉय, सो आप वो क्वेश्चन पूछेगा और आपने आई नो हाउ टू डिप्लॉय भी नहीं बोला, तभी वो क्वेश्चन पूछेगा, सो व्हाट डू यू नो अबाउट डिप्लॉयमेंट। सो आपको पता होना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट में आप क्या कर रहे हो, और एक पेज पे उसका आंसर लिख लो, और दैट आंसर शुड बी योर आंसर व्हेनेवर ही सेज कि टेल मी हाउ टू डिप्लॉय। बिकॉज अगर आप ये स्टेज पे बता रहे हो कि आपको डिप्लॉयमेंट कैसे किस तरीके से आता है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरता है। सो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि आप इंप्रेशन आपका कैसे गिरता है। सो इज दिस क्लियर? यस मैम। यस या सो ऐसे मतलब मैं यहाँ पे किसी की गलती पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। ओके, सो या
सो अभी गाइस फिर हम स्टॉप करते हैं, कल हम 7 बजे मिलेंगे. ओके, सो थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड. सो या थैंक यू मैम. Thank you. या